हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये साइंस का है बेसिकली। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन के साथ देखते हैं और उसके बाद अदर सब्जेक्ट का भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन एक बहुत फेमस पूछेगा कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, किसी भी गाड़ी का हेडलाइट जो होता है उसमें कौन सा मिरर का यूज़ होता है। तो उस केस में भी आपको बोलना है कनकेव मिरर या अवतल दर्पण, ठीक है, कनकेव मिरर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि गाड़ी का कोई किसी भी व्हीकल का जो रियर व्यू हम लोग देखते हैं, रियर व्यू मतलब पीछे का जो दृश्य देखने के लिए यूज होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो उस समय आपको कहना है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा सेम, यहाँ से बोलेगा सोलर कुकर में कौन सा मिरर का यूज़ होता है। सोलर कुकर आप लोग देखे पढ़े होंगे, तो वहाँ भी जो है अवतल दर्पण का यूज़ होता है। उस केस में भी ये हो जाएगा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोला है आर और एफ के बीच का रिलेशन क्या है। तो देखिए ये रिलेशन जो है एफ जो होता है वो r/2 होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। देखिए यहाँ पे सब यहाँ पे वेवलेंथ, चाहे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और इनमें से कोई नहीं दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का क्षमता क्या होगा। देखिए पावर ऑफ लेंस जो होता है 1/f होता है। तो f आपको दिया है 1/1 करिए, तो यहाँ से आपको 1 मिलता है, तो ये हो जाएगा +1d। और यहाँ पे उत्तल लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है, इसलिए प्लस लेंगे साइन कन्वेंशन। अगर कनकेव बोलता तो नेगेटिव लेते। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 4 डायप्टर क्षमता वाला एक अवतल लेंस है, उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ भी सेम फार्मूला आप लगाइए, जो P = 1/f होता है। जब आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, F = 1/p कर सकते हैं। तो P का वैल्यू 4 है, तो यह आ जाएगा 0.25 मीटर। और 0.25 मीटर का मतलब क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वही वाला हेडलाइट वाला पूछा है ना। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो रेटिना पे बनता है, हमारा जो रेटिना होता है उस पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु है क्या है, मतलब हम लोग अनंत तक का चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। और अगर नियरेस्ट बोलता कि कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए हमारे आँख और उस वस्तु के बीच में, ताकि हम उसको देख पाएँ क्लियर। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम है और मैक्सिमम इनफाइनाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 में नेत्र में जाने वाला प्रकाश का जो मात्रा है उसका नियंत्रण कौन करता है। तो नियंत्रण करने का काम जो है प्यूपिल का होता है, पुतली का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। हमारा आँख जो होता है वो उसमें कौन सा लेंस लगा है, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा है, उत्तल लेंस है। पहली बात, उत्तल लेंस का मतलब खास बात क्या है इसका, ये हमेशा उल्टा होता है ना। ये क्या होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये याद रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा एवं वास्तविक। उसके बाद क्या बोलता है कि 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई है। तो ये जो है वो हमारा एनर्जी का है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग kWh में मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कूलम्ब किसका ऐसा यूनिट है। यूनिट आप लोग देख के जाइएगा, चाहे वो पावर का है, चाहे वो वर्क डन का है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का है, किसी भी चीज़ का यूनिट आपको देख के जाना है। तो कूलम्ब जो होता है वो चार्ज का होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मापते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना आवेश पार करता है, प्रवाहित होगा, जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है ये चार्ज का होता है कूलम, और इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड और भी पूछ लेगा।
है ना। तो देखिए ध्यान में रखना है कि हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को देते क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और हमको मिलता है क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, यांत्रिक ऊर्जा हमको मिलता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है। मतलब कि वाटर का जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है, वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो वो विस्थापन, वो हमारा वियोजन अभिक्रिया है। जब आप पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर में बोला है कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और यहाँ से ये जो हो रहा है रिएक्शन, इसमें बोला उपचयन किसका हो रहा है। तो उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दो बातों समझिएगा, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, और ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो हमारा है रिडक्शन, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का लॉस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब आपका किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर निकल रहा है तो वो हमारा रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है 16 नंबर में देखते हैं। बोला है कि ये जो एक पिक्चर दिखाया गया आपको एनसीईआरटी का बुक का, इसमें है क्या, ये आयरन का एक नेल है, उसको डाला गया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो CuSO4 में हम लोग Fe डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको ये देखना है कि जो भी रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे केदारनाथ का माली आलू ज़रा, उसके नीचे लिखना है ज़रा फीका पकाता है। अब इस सीरीज़ में जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाला को डिस्प्लेस कर देगा। अब इसके बाद और अगर बढ़िएगा तो इसके नीचे है आपका मरकरी कॉपर, तो देख सकते हैं कॉपर बहुत नीचे है, आयरन ऊपर है, तो आयरन उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कि CuSO4 में जब आप आयरन का नेल डालिएगा तो यहाँ से ये कॉपर को निकाल के फेंक देगा और खुद बन जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। मतलब कि नेचुरल इंडिकेटर कौन है, लिटमस होता है नेचुरल इंडिकेटर। अब देख लीजिएगा एसिड और बेस में क्या मतलब वहाँ पे चेंजेस होता है। देखिए कोई भी चीज़ अगर एसिड है, मान लीजिए अगर ये एसिड है, अगर आप इसमें लिटमस डालिएगा ना तो ये रेड कलर का दिखा देगा। रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, है ना। अगर आप बेस में डालिएगा रेड को तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। तो बोला है किसी विलियन का, किसी सॉल्यूशन का pH मान 10 है तो उसमें से क्या होगा। देखिए जो pH स्केल होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 14 तक जाता है। तो 7 ये न्यूट्रल है, इधर जाइएगा तो एसिडिक होगा, इधर जाइएगा तो बेस होगा, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा, क्षार हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर में कह रहा है कि ये एक आपको सिंबल दिया गया है और इसको बताना है ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है। तो ये हमको ये बता रहा है कि कभी भी जब आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो ये जो हमारा सांद्र अम्ल है और क्षार वाला बर्तन, उससे चेतावनी का चिन्ह दिया है, या हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। अब कोई पागल तो है नहीं, प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, क्या हमें हाथ साफ रखना चाहिए, ये सब गलत है। इसको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल है। देखिए इमली में टार्टरिक एसिड होता है। अगर टमाटर बोल देगा टमाटर तो बोलिएगा ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमाटर बोलेगा तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा हमारा, ऑक्जेलिक एसिड। दूध बोलेगा, है ना, तो लैक्टिक एसिड। इस तरह से आपको देख के जाना है। खट्टा फल बोलेगा तो साइट्रिक एसिड, नींबू में बोलेगा साइट्रिक एसिड, ऐसे। उसके बाद क्या बोला है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिएगा दो बात है, पहला है नॉन मेटल, नॉन मेटल जिसको कहते हैं अधातु। नॉन मेटल में आ जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर धातु का बात करता, अगर मेटल के बारे में बात करेगा तो मेटल में एक ही है जिसका नाम है मरकरी Hg। तो इस केस में हमारा धातु बोला है ब्रोमीन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaCO3। उसके बाद देखिए क्या बोला है 23, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे बना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पे बना है।
तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट किया गया है, ठीक है। मेंडलीफ के टाइम में परमाणु द्रव्यमान पे सेट किया था, लेकिन अभी मॉडर्न जो है वो परमाणु संख्या पे आधारित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा। इसको याद रखिए, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, आलू ज़रा फीका पकाता है। उसके बाद भी है हाई कोर्ट है आप, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। उस तरह से देखिए 25 में बोला है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी या क्रस्ट में नेचुरल रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स को कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब खनिज, और खनिज से हम लोग और निकालते हैं, या वैसा मिनरल्स है ना, और कहलाता है, जिससे हम लोग मेटल को सस्ता कीमत पे आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मिनरल्स से हम लोग और नाम देते हैं। हर एक और मिनरल होता है, लेकिन हर एक मिनरल और नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। बोला है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो प्रोपेनॉल, ऑल का मतलब एल्कोहल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 28 देखिए, बोला है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो सभी दिशा में हो जाएगा, ऊपर की ओर भी होगा और नीचे दोनों की ओर होगा, है ना, क्योंकि खाना सब तरफ भेजेगा वो। उसके बाद वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं 30 नंबर, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो ये एथिलीन इसका करेक्ट आंसर है, एथिलीन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो ये हो जाएगा आपका अंडाशय द्वारा ये जो है फीमेल हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 32, तो बोला है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है निषेचन। उसके बाद देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ एनसीईआरटी का ये एक डायग्राम है, ये मुकुलन का बेसिकली है। उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी और चमगादड़ का पंख क्या है। तो ये समरूप अंग होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से असंजात अंग हो जाएगा, ठीक है। बोला है मेंडल का प्रयोग किस पौधे को चुना मेंडल ने। तो मटर है ना, मटर ये बड़ा फेमस है, पढ़े होंगे 10th में। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। देखिए प्रोड्यूसर कौन है। तो घास, जो पहला घास उगेगा, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा शेर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घास, उत्पादक। उसके बाद बोला है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी मतलब कि जो आपका हर्बीवोरस है वो प्रथम पोषी स्तर का होगा। उसके बाद क्या बोला है कि ओजोन परत का अपक्षय के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, CFC है। और देखते हैं निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन का न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए। बड़ा फेमस है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ये पवन मतलब कि विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है वो देश का नाम है डेनमार्क, और इसको पवनों का देश भी कहते हैं, याद रखिएगा। डेनमार्क जो शहर मतलब देश है उसको कहते हैं पवनों का देश, पवनों का देश डेनमार्क को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा ये सीरीज़। और भी अगर आप नेक्स्ट वीडियो इस तरह से मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।